मराठवाड़ा का मराठा अभी भी नाराज है। बिल्कुल, मनोज जरांगे ने वहां ऐसा माहौल बना दिया है कि वहां ओबीसी बनाम जरांगे का इतना ज्यादा हो गया है कि वहां का मराठा जरूर बटा हुआ है, बाकी पूरे महाराष्ट्र का मराठा। पश्चिम महाराष्ट्र में अजीत पवार भी ठीक ठाक दम रखते हैं इस चुनाव में। ऑलराइट, चलिए साहब कुछ और सीटों की जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। आदित्य ठाकरे की सीट, वर्ली मुंबई वाली सीट, जिनके सामने खड़े हैं राज्यसभा के सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी से मिलिंद देवड़ा। आदित्य ठाकरे की कोई घेराबंदी हो पाई है इस चुनाव में या नहीं? उम्मीदवार तो अच्छा दिया, बड़ा नाम दिया है, राज्यसभा सांसद है, पहले सांसद रहे उसी सीट से वो। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले अगर वहां पर घेरना था तो वर्ली में अगर ये पहले किसी को तय करते कि इसको चुनाव लड़वाना है तो 6 महीने पहले उसे बता देते कि आपको आदित्य के खिलाफ वर्ली से चुनाव लड़ना होगा, तो वो अगर वहां काम करता तो मुझे लग रहा कुछ फाइट नजर आती। मिलिंद देवड़ा बड़े बेमन से गए, पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया है, एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप लड़ोगे, उन्होंने कहा मैं लड़ लूंगा, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ऑलरेडी राज्यसभा है। मुझे लग रहा है वहां से बहुत आराम से संदीप देशपांडे राज ठाकरे की पार्टी से खड़े हैं, ये कुछ वोट काटेंगे आदित्य ठाकरे के? नहीं, मुझे नहीं लगता, थोड़ा परफॉर्म करेंगे लेकिन जीत आराम से कंफर्टेबली जीत वहां पर आदित्य ठाकरे जीत रहे हैं। तो चलिए सब दूसरी सीट की बात में कर रहा हूं आपके सामने। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है और यहां का नतीजा 23 तारीख को देखने लायक होगा। बांद्रा ईस्ट की सीट है, जीशान सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार से लड़ रहे हैं, इनके सामने शिवसेना उद्धव गुट से वरुण सरदेसाई है, एमएनएस से तृप्ति सावंत है। यहां माना जा रहा है कि वरुण सरदेसाई एक मजबूत उम्मीदवार जो है वो उद्धव ठाकरे ने उतारा हुआ है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, यहाँ भी वही स्थिति है कि अगर एमएनएस कुछ मजबूत होकर लड़ती हुई दिखी, तृप्ति सावंत कुछ बेहतर करती दिखी, तब तो जीशान सिद्दीकी के लिए कुछ रास्ता बनेगा, और नहीं तो यहाँ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके लिए बेहतर स्थिति बनेगी। मुंबई के हम लोग आगे थोड़ी डिटेल में और बात करेंगे। एक और परिवार का मसला है यहां भी, लेकिन इसको समझना चाहिए। पंकजा मुंडे पर्ली की सीट पर अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे का समर्थन कर रही हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं। धनंजय मुंडे एनसीपी अजीत पवार गुट से जो है पर्ली की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने एनसीपी शरद पवार गुट के राजा साहब देशमुख वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां भी क्योंकि पंकजा मुंडे की सुर कुछ धनंजय से ही हारी थी, मेरे ख्याल से पिछली बार चुनाव धनंजय से ही हारी थी। इस बार साथ है भाई बहन, इस बार साथ है। एक बात छोटी सी अलग से कर दूं मैं कि महाराष्ट्र की जब अभी पंकजा की चर्चा की तो मुझे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आ रहा है कि कहीं चले जाएं सब जगह परिवार की बाहर है, परिवार की बाहर है, परिवार की बाहर है। एक तरफ ठाकरे परिवार है, मुंबई में आप आ जाएं तो चाहे वो राज ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हों, दूसरी तरफ ये अमित ठाकरे हो, बहुत सारे लोग हैं उसमें। फिर शरद पवार का जो पूरा परिवार है, फिर आपके पास अजीत पवार, योगेंद्र पवार, फिर वहां पर छगन भुजबल का परिवार है, फिर देशमुख का परिवार है, विलासराव देशमुख का परिवार, वहां तो सारे परिवार दो बेटे लड़ रहे हैं, दोनों बेटे लड़ रहे हैं। और जिन मराठा नेताओं की बात की जाती है उनके भी वंशजों का परिवार है, इसीलिए नारायण राणे का परिवार है, तो वो पूरे परिवारों की बाहर वहां पर है। अब वो परिवारों की बाहर से कैसे महाराष्ट्र निकलेगा? और उसमें तो बहुत जगह ऐसा कि किसी भी परिवार में से किसी को भी जिताइए, एक परिवार का मेंबर तो होगा ही। ये भी मराठवाड़ा की सीट है, मराठवाड़ा की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मुंबई की एक और सीट है, अबू आजमी चुनाव लड़ रहे हैं जिस सीट से नवाब मलिक के सामने, शिवाजी नगर मानखुर्द की सीट है ये। इस चुनाव पर तो हमने कल खूब बात की थी। अबू आजमी एक मौलाना साहब के सामने फरियाद करने पहुंचे थे, सिफारिशी चिट्ठी लेने के लिए पहुंचे थे। उसको बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी ने बनाया हुआ है। यहां पर फाइट जो है ये भी देखने वाली होगी कि आखिर मुसलमान किसका साथ देता है, मुंबई का मुसलमान किसका साथ देता है, अबू आजमी या फिर नवाब मलिक। समीर जी, देखिए ये सीट पर तो ऐसा है कि दूसरे सहयोगी दलों ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए वहां पर। जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नवाब मलिक को टिकट दिया गया, वहां ऑलरेडी एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार मैदान में रहे, लेकिन नवाब मलिक को आपने टिकट दे दिया है, तो वहां टिकट वोटों का बंटवारा होने वाला है। और मुझे लग रहा है जो मुसलमान वोटों का बंटवारा होगा, दोनों बड़े नेता है, नवाब मलिक भी बड़े नेता है, अबू आजमी भी बड़े नेता है, वहां से विधायक रहे, तो वोटों का बंटवारा वहां मुसलमानों में होने वाला है। उसका फायदा मुझे लगता है कि सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के जो उम्मीदवार है उन्हें मिलने वाला है और वो सीट निकालेंगे, दोनों हारेंगे। 5 मुस्लिम कैंडिडेट हैं उस सीट पर। यही तो रोना रो रहे थे अबू आजमी। अब जरा मुंबई की बात कर लेते हैं। 36 सीटों वाली मुंबई, जहां शिवसेना का और बीजेपी का जबरदस्त प्रभाव रहता है, अधिकांश सीटें इन्हीं के पास पिछली बार भी थी। यहां मैं आपको बता दूं, मुंबई की 36 में से 16 सीटों पर सीधी टक्कर इस वक्त शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो रही है, मतलब शिवसेना वर्सेस शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। 16 सीटों पर सीधी टक्कर है। इनके बाद बीजेपी वर्सेस उद्धव ठाकरे की टक्कर होने जा रही है, और बाकी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस एनसीपी शरद पवार,
पवार और एनसीपी वर्सेस एनसीपी 4 सीटों पर ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो मुंबई को भी मोटे तौर पर फैसला यही करना है कि आखिर शिव सैनिक किसके साथ है। शिव सैनिक जो है, बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक, वो अपना असल नेता और असली शिवसेना किसको मान रहा है, ये फैसला मुंबई में होगा। नहीं, मुंबई में होगा। और जाहिर है कि परिवारों के बीच की ये लड़ाई है, लेकिन मुंबई के लोगों को कुछ फैसले और करने चाहिए। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार गई और उद्धव ठाकरे की सरकार आई तो 7 से 8 लाख करोड़ की परियोजनाएं समीक्षा के नाम पर रोक दी गई। उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनको जो मेट्रो है, जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स फाइल करने वाला शहर है, सबसे बड़ी कंपनियों का शहर है, अब तो खैर दिल्ली एनसीआर भी हो गया है, वहाँ के लोगों को मेट्रो मिलने में या दूसरी सुविधाएं मिलने में इतनी देर क्यों लगी? जो ट्रांस हार्बर लिंक है वो क्यों नहीं बन पाया समय से? क्यों कोस्टल रोड प्रोजेक्ट अब जाके पूरा हो पा रहा है? क्यों आप बांद्रा से वर्ली जाने का जो रास्ता है वो अब जाकर तैयार हो पा रहा है? ये सारे सवाल हैं। और जिसको बार बार कहा, बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, और बार बार जो कहा जाता है ना कि मुंबई के लोगों को मुंबई का स्पिरिट है, वो ट्रेन में लटक लटक के खटखट चलते रहे। मजबूरी है सर, क्या स्पिरिट है? नहीं, यही तो मजबूरी है, मजबूरी है। मैं वही कह रहा हूं कि ये मजबूरी है। उस मजबूरी से निकलने के लिए कौन काम कर रहा है? और आपको मैं बताऊं, मुंबई से बाहर मीरा रोड तक, ठाणे से घोड़बंदर पर, इन सब पर प्रोजेक्ट चलते रहते थे जो रुक गए, अब वो तेजी में चल रहे हैं जो बाहर तक जाएंगे। इसका भी फैसला हो। धारावी की भी बात कर लीजिए, धारावी पर कमाल हो गया। धारावी को लेकर के राहुल गांधी समेत सब लोग, उद्धव ठाकरे, सब बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस को शरद पवार पीट रहे थे। शरद पवार साहब ने कहते ये तो नहीं, इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं था अडानी का। अडानी का इंटरेस्ट नहीं था। और ये फैसला जो है उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है। वो धारावी का जो प्रोजेक्ट था उस पर शरद पवार साहब किसका काम कब लगा दें, कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब मुंबई में हो रहा है। एक चीज और याद आई मुझे, आपने कहा कि अजीत पवार, हर्ष जी कह रहे थे, अजीत पवार साहब ने कहा कि भाई ऊपर तो जिता दिया उनको, शरद पवार साहब को, अब नीचे जो है मुझे जिता दीजिए अजीत पवार साहब को। तो मुझे 1967, एक छोटी सी लाइन बता रहा हूँ, 1967 में क्या हुआ कि जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हो रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी की पॉपुलैरिटी काफ़ी थी वहाँ पर। तो वो वहाँ पर लोगों ने तय किया कि अटल बिहारी वाजपेयी को तो जिता देंगे लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में बीजेपी के जनसंघ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं जिताएंगे। तो वाजपेयी जी ने बहुत चिंता हुई उस पर कि भाई ये कैसे होगा। तो वाजपेयी जी ने वहाँ भाषण दिया कि भाई देखिए, मैंने ऐसा सुना है कि कुछ हो रहा है, तो लेकिन कैसा लगेगा कि आप ऊपर कुर्ता तो पहना दें और धोती ना पहनाएं, तो कैसा लगेगा? अब इस बात पर मैं क्या कहूं? नहीं तो फिर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जनसंघ जीत गई। अगर इस पर ही जाना है तो भाई, तो लेकिन कुर्ता धोती दोनों एक ही को देना है, तो फिर तो शरद पवार जी की नहीं, ब्रेक लेना होगा मुझे। तकनीक से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, ऊपर की दिल्ली नीचे की दिल्ली।